मुंबई की वह काली रात सामान्य नहीं थी। मानसूनी बारिश की भारी बूंदें डामर की सड़कों पर प्रहार कर रही थीं, जिससे दृश्य पूरी तरह धुंधला हो गया था। मल्होत्रा ग्रुप की विशाल और आधुनिक इमारत के बाहर अनन्या अपनी पुरानी छतरी संभाले खड़ी थी। वह एक साधारण डेटा विश्लेषक थी, जिसे अक्सर उसके अहंकारी वरिष्ठों द्वारा अनदेखा किया जाता था। उसकी आंखों में दिन भर के काम की थकावट थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा की तरह जटिल आंकड़ों और भविष्य की गणनाओं में व्यस्त था। वह बस का इंतजार कर रही थी, पूरी तरह अनजान कि यह रात उसकी नियति को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक एक भयानक और तेज धमाके ने बारिश की निरंतर आवाज को बेरहमी से चीर दिया। अनन्या ने देखा कि एक चमचमाती काले रंग की महंगी सेडान अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई थी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया था और क्षतिग्रस्त इंजन से गहरा काला धुआं निकलने लगा था। सड़क पर मौजूद अन्य लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे और कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर केवल वीडियो बना रहे थे। जलते हुए पेट्रोल की गंध हवा में फैलने लगी थी, जो एक आसन्न विस्फोट का स्पष्ट संकेत दे रही थी। अनन्या के भीतर की मानवता और साहस तुरंत जाग उठे। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी छतरी सड़क पर फेंकी और जान की बाजी लगाकर जलती हुई कार की ओर दौड़ी। आग की लपटें धीरे धीरे टायर के पास से ऊपर उठ रही थीं, जिससे गर्मी असहनीय हो गई थी। कार के भीतर एक अधेड़ उम्र की महिला बेसुध पड़ी थी, जिसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। दरवाजे जाम हो चुके थे, जिससे स्थिति और भी अधिक खतरनाक और तनावपूर्ण हो गई थी। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक भारी पत्थर उठाया और कार की खिड़की का कांच तोड़ दिया। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने सावधानी से महिला की सुरक्षा पेटी खोली और उसे खींचकर कार से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। महिला का शरीर भारी था, लेकिन अनन्या के संकल्प ने उसे असाधारण शक्ति प्रदान की थी। जैसे ही उसने महिला को घसीटकर लगभग 20 फीट दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, कार में एक जोरदार धमाका हुआ। आग का एक विशाल गोला आसमान की ओर उठा, जिससे आसपास का पूरा इलाका रोशनी से भर गया। अनन्या ने अपनी बाहों से उस अजनबी महिला को ढक लिया। कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज पास आने लगी। अनन्या ने महिला की नब्ज जांची, जो धीमी लेकिन स्थिर चल रही थी। उसने अपने दुपट्टे का उपयोग करके महिला के माथे से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। जब पैरामेडिक्स पहुंचे, तो उन्होंने अनन्या की तत्परता और प्राथमिक चिकित्सा कौशल की सराहना की। अनन्या ने खुद को पीछे नहीं हटाया और घायल महिला के साथ एम्बुलेंस में बैठने का निर्णय लिया। उसे पता नहीं था कि वह महिला कौन थी, लेकिन वह उसे इस नाजुक स्थिति में अकेला छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकती थी। सिटी अस्पताल के वीआईपी वार्ड का गलियारा सफेद रोशनी और कीटाणुनाशक की गंध से भरा हुआ था। अनन्या वहां एक कोने में बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धुएं से काला पड़ गया था। तभी गलियारे के अंत में जूतों की तेज और भारी गूंज सुनाई दी। सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी टोली के साथ एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्तित्व वहां प्रकट हुआ। वह अद्वैत मल्होत्रा था, जो मल्होत्रा ग्रुप का क्रूर और अविश्वसनीय रूप से सफल सीईओ था। उसकी आंखों में घबराहट के साथ साथ एक अजीब सी ठंडी चमक थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अद्वैत सीधा डॉक्टर के पास गया और अपनी मां सावित्री मल्होत्रा की स्थिति के बारे में सवाल पूछने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी मां की जान केवल एक बहादुर लड़की की वजह से बची है, जिसने उन्हें जलती हुई कार से निकाला था। अद्वैत ने अपनी गर्दन घुमाई और अनन्या की ओर देखा, जो एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी अपने घावों को साफ कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह दुबली पतली लड़की इतनी बड़ी वीरता दिखा सकती है। उसके मन में कृतज्ञता के बजाय संदेह पैदा होने लगा।
जो उसके संदिग्ध स्वभाव का हिस्सा था। वह अनन्या की ओर बढ़ा और उसके सामने किसी विशाल पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। तुमने मेरी मां को बचाया है, यह मैं मानता हूं। अद्वैत की आवाज ठंडी और कठोर थी, जैसे कोई धातु गिर रही हो। लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम वहां उस समय बिल्कुल सही मौके पर कैसे मौजूद थी? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या तुमने इसे पहले से ही योजनाबद्ध किया था ताकि तुम मल्होत्रा परिवार के करीब आ सको? अनन्या ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में सीधे देखा। उसे इस तरह के अपमानजनक सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनन्या की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी गरिमा और स्वाभिमान की झलक थी। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपकी कंपनी के सांख्यिकी विभाग में एक मामूली कर्मचारी हूं, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। मैं बस अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी जब मैंने वह हादसा देखा। मैंने जो किया वह किसी की जान बचाने के लिए था। आपके परिवार की संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अद्वैत उसकी निडरता को देखकर थोड़ा चकित हुआ, क्योंकि आम तौर पर लोग उसके सामने खड़े होने से भी कतराते थे। फिर भी उसका संदेह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अद्वैत ने अपने कोट की जेब से एक चेकबुक निकाली और उस पर एक बड़ी राशि लिखकर अनन्या की ओर बढ़ा दी। यह तुम्हारे साहस की कीमत है, इसे लो और यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि कल तुम, लेकिन मेरा चरित्र नहीं, उसने कहा। वह चुपचाप खड़ी हुई और अपने फटे हुए कोट को ठीक करते हुए वहां से बाहर चली गई। अद्वैत वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में पहली बार किसी ने इस तरह से हार का एहसास कराया था। तभी आईसीयू से एक नर्स बाहर आई और उसने बताया कि सावित्री जी को होश आ गया है और वह तुरंत उस लड़की से मिलना चाहती हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। अद्वैत अपनी मां के कमरे में गया, जहां सावित्री जी ने कमजोर आंखों से उसे देखा। वह लड़की कहाँ है अद्वैत? मुझे उसे देखना है, सावित्री ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक ऐसी ममता थी जो केवल एक मां ही समझ सकती थी। सावित्री जी ने अद्वैत को बताया कि कैसे कार के भीतर वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी और अनन्या ने कैसे एक फरिश्ते की तरह आकर उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। सावित्री एक अनुभवी महिला थी और उन्होंने अनन्या की आंखों में वह सच्चाई देखी थी जो अक्सर अमीर घरानों में गायब रहती थी। अद्वैत ने अपनी मां को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री जी ने एक अजीब सी जिद पकड़ ली थी। उन्हें लग रहा था कि अनन्या का उनके जीवन में आना महज कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि ईश्वर का कोई विशेष संकेत था। उसी रात सावित्री जी ने अपने निजी वकील को अस्पताल बुलाया और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चर्चा की। उनके मन में कुछ बड़ा चल रहा था जिसे अद्वैत अभी तक समझ नहीं पा रहा था। अस्पताल के बाहर अनन्या बारिश में भीगती हुई अपने छोटे से अपार्टमेंट की ओर पैदल चल रही थी। उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं बचे थे क्योंकि उसका पर्स कार के पास गिर गया था। वह शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन उसका मन साफ था। उसे गर्व था कि उसने एक इंसान की जान बचाई, चाहे वह किसी भी शक्तिशाली परिवार की सदस्य क्यों न हो। घर पहुंचकर अनन्या ने अपने घावों पर पट्टी बांधी और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अद्वैत की वह ठंडी और तिरस्कार भरी आंखें याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि सत्ता और पैसा इंसान को इतना अंधा कैसे बना सकते हैं कि वह निस्वार्थ सेवा में भी साजिश खोजने लगे। दूसरी ओर अस्पताल में अद्वैत भी बेचैन था। वह अनन्या की उस बात को भुला नहीं पा रहा था कि उसका चरित्र बिकाऊ नहीं है। उसने अपने सुरक्षा प्रमुख को बुलाया और अनन्या के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दिया। अगले दिन की सुबह मल्होत्रा महल में एक नई हलचल लेकर आई। सावित्री जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और उन्हें घर ले आया गया था। अद्वैत अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था जब उसकी मां ने उसे अपने कमरे में बुलाया। सावित्री जी का चेहरा गंभीर था और उनके हाथ में एक प्राचीन पारिवारिक अंगूठी थी। अद्वैत, तुमने कल उस लड़की का अपमान किया था, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं उसका हर्न चुकाऊंगी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा।
अद्वैत को लगा कि वह उसे कोई पद या बोनस देंगी, लेकिन उनकी अगली बात ने उसके होश उड़ा दिए। मैं चाहती हूं कि तुम अनन्या से शादी करो, और यह शादी आज रात को ही होगी, सावित्री जी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। अद्वैत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वह गुस्से में चिल्ला उठा, यह नामुमकिन है। मां, आप एक मामूली कर्मचारी के साथ मेरी शादी की बात कैसे कर सकती हैं? वह लड़की जरूर कोई चालबाज है जिसने आपको अपने वश में कर लिया है। सावित्री जी ने शांत रहकर जवाब दिया, वह चालबाज नहीं है, वह इस परिवार की नींव बन सकती है जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं के कारण डगमगा रही है। अगर तुम मेरा सम्मान करते हो तो तुम्हें यह करना होगा। अद्वैत के लिए यह स्थिति बहुत ही पेचीदा थी। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था और डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि सावित्री जी को कोई भी मानसिक तनाव नहीं दिया जाना चाहिए। उनका दिल अभी भी कमजोर था और कोई भी बड़ा झटका उनके लिए घातक हो सकता था। अद्वैत ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके मन में नफरत की एक लहर उठी जिसका केंद्र अनन्या थी। उसे लगा कि अनन्या ने अपनी मासूमियत का नाटक करके उसकी मां को इस तरह के पागलपन भरे फैसले के लिए उकसाया होगा। दोपहर तक अद्वैत के सुरक्षा गार्डों ने अनन्या को उसके ऑफिस से लगभग अपहरण करने वाले अंदाज में उठा लिया। उसे सीधे मल्होत्रा महल लाया गया, जो किसी भव्य किले जैसा दिखता था। अनन्या डरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जब उसे सावित्री जी के सामने खड़ा किया गया तो सावित्री जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मुझे इस परिवार को बचाने में मदद करो। मेरा बेटा अकेला और भटक गया है, उसे एक मजबूत साथी की जरूरत है। अनन्या की आंखों में हैरानी के आंसू थे, क्योंकि उसे यह सब एक बुरा सपना लग रहा था। अनन्या ने विनम्रता से मना करने की कोशिश की। मैडम, मैं आपके एहसान का सम्मान करती हूं, लेकिन यह शादी गलत है। मैं और आपके बेटे दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अद्वैत तभी कमरे में दाखिल हुआ और उसने अनन्या की ओर जलती हुई नजरों से देखा। देखो मां, यह भी इनकार कर रही है क्योंकि इसे पता है कि इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। सावित्री जी ने अनन्या से विनती की और अपने गिरते स्वास्थ्य का हवाला दिया। अनन्या ने सावित्री जी की आंखों में वह डर देखा जो एक मां का अपने बेटे के भविष्य के प्रति होता है। अंततः सावित्री जी की बिगड़ती हालत और उनके भावनात्मक दबाव के सामने अनन्या को झुकना पड़ा। उसे लग रहा था कि शायद यह भी ईश्वर की कोई योजना है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रही है। अद्वैत ने भी अपनी मां की जान की खातिर इस बेमेल रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अनन्या को इस घर में ऐसा जीवन देगा कि वह खुद भागने पर मजबूर हो जाएगी। रात के अंधेरे में मल्होत्रा महल के निजी मंदिर में एक गुप्त विवाह की तैयारी शुरू हो गई। पुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन वातावरण में कोई खुशी या उल्लास नहीं था। अनन्या एक लाल सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई थी जो सावित्री जी ने उसे दी थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अद्वैत ने जब उसके गले में मंगलसूत्र बांधा तो उसके हाथ ठंडे थे। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं, बल्कि एक युद्ध की घोषणा थी। सावित्री जी ने संतोष की सांस ली, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक ढाल तैयार कर ली है। लेकिन इस विवाह ने उन रहस्यों और संघर्षों का द्वार खोल दिया था जो जल्द ही सामने आने वाले थे। मंदिर की पवित्र अग्नि अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन अद्वैत के भीतर जल रही क्रोध की ज्वाला और भी तीव्र हो गई थी। अनन्या के सिर पर सजा लाल सिंदूर उसकी मजबूरी का प्रतीक था, न कि किसी प्रेमपूर्ण मिलन का। सावित्री जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। आसपास खड़े अंगरक्षकों और नौकरों के चेहरे पर भी हैरानी थी, क्योंकि इस तरह के गुप्त और अचानक विवाह की उम्मीद किसी को नहीं थी।
वातावरण में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था जो आने वाले तूफानों का संकेत दे रहा था। मल्होत्रा महल की विशाल सीढ़ियां चढ़ते समय अनन्या को महसूस हुआ कि उसकी चप्पलें उस महंगे संगमरमर पर एक विदेशी वस्तु की तरह लग रही थीं। उसके मन में रह रहकर अपने छोटे से घर की याद आ रही थी, जहां कम से कम उसकी अपनी पहचान तो सुरक्षित थी। अद्वैत उसके आगे आगे चल रहा था। उसका कोट अब ढीला हो गया था और उसके कंधे तनाव से तन गए थे। वह अपनी पत्नी की ओर मुड़कर देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, जो अब इस साम्राज्य की आधिकारिक मालकिन बन चुकी थी। हर कदम के साथ अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे अद्वैत के बेडरूम में पहुंचे, उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि अनन्या कांप गई। इसे अपना घर समझने की भूल मत करना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में जहर घुला था। तुम यहां केवल मेरी मां के भ्रम को बनाए रखने के लिए हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अनन्या ने अपनी आंखों के आंसू रोके और गहरी सांस ली। उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक बहादुर लड़की है जिसने मौत का सामना किया है। वह इस अहंकारी व्यक्ति के सामने अपनी गरिमा को कभी नहीं खोने देगी। अद्वैत का कमरा आधुनिक और ठंडा था, जहां हर चीज करीने से रखी गई थी, लेकिन वहां किसी भी तरह की गर्माहट की कमी थी। उसने अपनी घड़ी उतारी और उसे मेज पर पटक दिया। फिर अनन्या की ओर मुड़ा। कल सुबह तुम इस कमरे को छोड़ दोगी और अतिथि कक्ष में शिफ्ट हो जाओगी। मुझे अपनी निजता में किसी का दखल पसंद नहीं है, खासकर एक ऐसी लड़की का जो लालच के लिए मेरी मां का दिल जीत चुकी है। अनन्या उसकी बातों को चुपचाप सुनती रही, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे चुप रहने की अनुमति नहीं दे रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, आपको लगता है कि हर कोई आपके पैसे के पीछे भागता है, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। मैंने यह शादी केवल आपकी मां की जान बचाने के लिए की है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें तनाव नहीं मिलना चाहिए। मुझे आपकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं कल ही अपनी नौकरी पर वापस लौट जाऊंगी। अद्वैत उसकी निडरता को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली कर्मचारी उसके सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत करेगी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और सावित्री जी की मुख्य दासी कमला भीतर आई। उसके हाथ में एक चांदी की थाली थी जिसमें खानदानी जेवर और चाबियां रखी हुई थीं। बहू जी, बड़ी मालकिन ने आपके लिए ये भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आज से इस घर की बागडोर आपके हाथों में है। अनन्या ने उन चाबियों की ओर देखा जैसे वे सोने की बेड़ियां हों। अद्वैत ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी मां ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। पूरी रात अनन्या सोफे पर बैठी रही। उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह सोच रही थी कि एक ही रात में उसकी जिंदगी कैसे पूरी तरह से बदल गई थी। वह कल तक एक स्वतंत्र लड़की थी जो अपनी मेहनत से अपना भविष्य बना रही थी, और आज वह एक सोने के पिंजरे में बंद थी। अद्वैत बिस्तर के दूसरी ओर लेटा था, लेकिन उसकी सांसों की तेजी बता रही थी कि वह भी जाग रहा था। उन दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ फीट की नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं की थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की खिड़कियों से छनकर आईं, अनन्या सबसे पहले उठी। उसने अपनी फटी हुई साड़ी को ठीक किया और रसोई की ओर चल दी। उसे लगा कि खाली बैठने से बेहतर है कि वह कुछ काम करे। रसोई में रसोइया और नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। बहू जी, आप यहां क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए, मुख्य रसोइये ने घबराते हुए कहा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे चाय बनाना पसंद है और मैं अपने लिए कुछ बनाना चाहती हूं। उसकी सादगी ने नौकरों का दिल जीत लिया। नाश्ते की मेज पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। अद्वैत के चचेरे भाई विक्रम और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। विक्रम एक धूर्त व्यक्ति था जिसकी नजर हमेशा अद्वैत की कुर्सी पर रहती थी। तो यह है हमारी नई भाभी माँ जी ने,
वाकई एक अनोखा चुनाव किया है। विक्रम ने अनन्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में छिपा तिरस्कार अनन्या से छिपा नहीं रहा। अद्वैत ने अपने अखबार से नजरें नहीं उठाईं, जैसे उसे इस बातचीत में कोई दिलचस्पी न हो। सावित्री जी तभी वहां पहुंची और उन्होंने अनन्या को अपने बगल में बिठाया। अनन्या केवल मेरी बहू नहीं है, वह इस घर की लक्ष्मी है। और विक्रम, अपनी जबान पर लगाम रखो, वरना तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि इस घर के नियम क्या हैं। सावित्री जी की आवाज में वह अधिकार था जिसने विक्रम को तुरंत चुप करा दिया। अनन्या ने महसूस किया कि उसे इस घर में केवल सावित्री जी का ही समर्थन प्राप्त है। उसे पता था कि आने वाला रास्ता कांटों से भरा है, लेकिन उसने हार न मानने का फैसला किया। नाश्ते के बाद अद्वैत ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अनन्या की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें आज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि पूरी कंपनी हमारे निजी मामलों के बारे में गपशप करे। अनन्या ने अपना बैग उठाया और सीधे अद्वैत की आंखों में झांका। मैं वहां एक कर्मचारी के रूप में जाती हूं, आपकी पत्नी के रूप में नहीं। मेरा काम मेरी पहचान है और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अद्वैत के पास उसे रोकने का कोई कानूनी कारण नहीं था, इसलिए वह गुस्से में निकल गया। जब अनन्या ऑफिस पहुंची तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। कल तक जो लोग उसे पहचानते भी नहीं थे, आज वे उसके बारे में फुसफुसा रहे थे। उसके बॉस मिस्टर शर्मा, जो हमेशा उस पर चिल्लाते थे, आज बहुत विनम्र हो गए थे। अनन्या जी, मेरा मतलब है मैडम, आप यहां क्यों आई हैं? आप तो अब बड़ी मालकिन बन गई हैं। अनन्या ने गरिमा के साथ उत्तर दिया। सर, मैं वही अनन्या हूं जो कल थी। कृपया मुझे मेरा काम करने दें। वह अपनी डेस्क पर बैठ गई और आंकड़ों में खो गई। दोपहर के समय अनन्या ने कंपनी के वित्तीय डेटा में कुछ विसंगतियां देखीं। उसके पास जटिल गणनाओं को समझने की एक स्वाभाविक प्रतिभा थी। उसने देखा कि पिछले कुछ महीनों में करोड़ों रुपये का लेन देन ऐसी कंपनियों के साथ हुआ था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह कोई सामान्य गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा घोटाला था जो कंपनी को भीतर से खोखला कर रहा था। अनन्या को तुरंत समझ में आ गया कि अद्वैत के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे धोखा दे रहे हैं और उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। उसने उन दस्तावेजों का प्रिंट आउट लिया और अद्वैत के केबिन की ओर बढ़ी। अद्वैत के निजी सचिव ने उसे रोकने की कोशिश की। मैडम, सर अभी बहुत व्यस्त हैं, वह किसी से नहीं मिलना चाहते। अनन्या ने उसे अनसुना किया और सीधे केबिन के भीतर दाखिल हो गई। अद्वैत एक महत्वपूर्ण फाइल पढ़ रहा था और उसे इस तरह अचानक अंदर आते देख वह भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहां बिना पूछे आने की? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे काम में दखल मत देना। उसकी आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। अनन्या ने बिना डरे फाइल उसकी मेज पर रख दी। मैं यहां आपकी पत्नी बनकर नहीं आई हूं, बल्कि एक जागरूक कर्मचारी के रूप में आई हूं। इन आंकड़ों को देखिए, आपकी कंपनी से करोड़ों रुपए गायब हो रहे हैं। अद्वैत ने पहले तो उसे उपेक्षा से देखा, लेकिन जब उसकी नजर उन आंकड़ों पर पड़ी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह एक चतुर व्यवसायी था और वह तुरंत समझ गया कि अनन्या ने कुछ ऐसा पकड़ लिया था जो उसके अनुभवी अकाउंटेंट भी नहीं देख पाए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह तुम्हें कहां से मिला? अद्वैत ने धीमी आवाज में पूछा। अब उसके स्वर में गुस्सा कम और हैरानी ज्यादा थी। अनन्या ने विस्तार से समझाया कि कैसे फर्जी बिलों के माध्यम से पैसा बाहर भेजा जा रहा था। अद्वैत ने महसूस किया कि यह लड़की केवल एक साधारण सांख्यिकीविद नहीं थी, बल्कि उसके पास विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता थी। हालांकि उसका अहंकार अभी भी उसे अनन्या की प्रशंसा करने से रोक रहा था। उसने फाइल बंद की और उसे दराज में रख दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, मैं इसे देख लूंगा। अब तुम वापस अपने काम पर जाओ और इस बारे में किसी से बात मत करना।
अद्वैत ने अपनी पुरानी कठोरता वापस लाते हुए कहा। अनन्या को निराशा हुई कि उसने उसकी चेतावनी को इतनी सहजता से लिया, लेकिन उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि विक्रम केबिन के पास ही खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या को एहसास हुआ कि शायद वह इस घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड को पहले से ही जानती थी। शाम को जब वे घर लौटे तो सावित्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और पूरा महल अफरा तफरी में डूब गया था। अद्वैत घबरा गया और वह तुरंत डॉक्टरों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगा। अनन्या ने स्थिति को संभाला और सावित्री जी को प्राथमिक उपचार दिया जो उसने कल ही सीखा था। उसने अद्वैत को शांत किया और उसे बताया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेना है। अनन्या की शांति और समझदारी ने अद्वैत को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर ने आकर जांच की और बताया कि सावित्री जी अब खतरे से बाहर हैं। शुक्र है कि अनन्या जी ने समय पर उन्हें सही दवा दे दी, वरना स्थिति गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर ने अद्वैत से कहा। अद्वैत ने अनन्या की ओर देखा, जो सावित्री जी का हाथ थामे उनके पास बैठी थी। पहली बार उसकी नफरत की दीवार में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। उसने महसूस किया कि यह लड़की वह नहीं थी जिसे वह केवल एक लालची अवसरवादी मान रहा था, बल्कि उसमें कुछ और भी था। रात के अंधेरे में अद्वैत ने अनन्या को अपनी बालकनी में अकेले खड़े देखा। वह चांद की रोशनी में बहुत शांत और रहस्यमयी लग रही थी। वह उसके पास गया, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा और केवल इतना कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहां आपके लिए नहीं, बल्कि सावित्री मां के लिए हूं। जब तक उन्हें मेरी जरूरत है, मैं यहां रहूंगी, लेकिन कृपया मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा मत समझिए। अद्वैत खामोश रहा, क्योंकि उसके पास इस सच्चाई का कोई जवाब नहीं था। इस तरह एक और दिन का अंत हुआ, लेकिन रहस्यों की परतें और गहरी हो गई थी। अनन्या ने अपनी बुद्धि और साहस से अद्वैत की दुनिया में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे पता था कि असली दुश्मन अभी भी अंधेरे में छिपे हुए हैं। मल्होत्रा साम्राज्य की नींव डगमगा रही थी और केवल वह ही उसे बचाने की शक्ति रखती थी। अद्वैत और अनन्या के बीच का संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे परिवार के भविष्य का सवाल बन चुका था। मल्होत्रा महल की ऊंची दीवारों के भीतर उस रात जो सन्नाटा पसरा था, वह किसी श्मशान की शांति से कम नहीं था। शादी की रस्में तो पूरी हो गई थीं, लेकिन घर के किसी भी कोने में फूलों की खुशबू या उत्सव का कोई नामोनिशान नहीं था। नौकर चाकर दबे पांव चल रहे थे, जैसे वे किसी शोक सभा का हिस्सा हों। अनन्या अपने नए कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर की अंधेरी रात को देख रही थी, जहां बारिश अब धीमी होकर केवल एक उदास फुसफुसाहट में बदल गई थी। अद्वैत कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक अजीब सी थकावट और क्रोध का मिश्रण था। उसने अपनी रेशमी शेरवानी के बटन इस तरह खोले जैसे वे उसे गला घोंट रहे हों। इस कमरे में तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए एक अदृश्य साये की तरह होगी, उसने बिना पीछे मुड़े कहा। तुम इस घर की मालकिन हो सकती हो, लेकिन मेरे जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तुम एक जीवित प्रेत बनकर यहां रहोगी, जिसे न कोई सुनेगा और न ही कोई महसूस करेगा। यही तुम्हारी नियति है। अनन्या ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका स्वाभिमान इस अपमान से तिलमिला उठा था। एक प्रेत को भी अपनी गरिमा की रक्षा करना आता है। मिस्टर मल्होत्रा, उसने शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली स्वर में उत्तर दिया, अगर आपको लगता है कि आपकी खामोशी मुझे तोड़ देगी, तो आप मुझे अभी तक जान नहीं पाए हैं। मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आई हूं, लेकिन जब तक यहां हूं, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अच्छी तरह जानती हूं, चाहे आप उसे स्वीकार करें या न करें। उसने कमरे के एक कोने में रखे अपने पुराने सूटकेस को खोला और अपने साधारण सूती कपड़े निकालने लगी। अद्वैत ने उसकी इस सादगी को देखा और उसके मन में
एक और चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। उसे उम्मीद थी कि अनन्या इस आलीशान कमरे और गहनों को देखकर चकित हो जाएगी, लेकिन वह तो इन सब चीजों से पूरी तरह बेपरवाह लग रही थी। अद्वैत को लगा कि उसकी शक्ति और धन का इस लड़की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो उसके जैसे अहंकारी व्यक्ति के लिए असहनीय था। आधी रात के करीब, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, अनन्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और महल के गलियारों में टहलने लगी, ताकि इस अनजान जगह से परिचित हो सके। चलते चलते उसकी नजर एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। यह अद्वैत का निजी अध्ययन कक्ष था, जहां वह अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेता था। अनन्या के भीतर के जिज्ञासु विश्लेषक ने उसे अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। अध्ययन कक्ष के भीतर पुरानी किताबों और महंगे चमड़े की महक बसी हुई थी, जो एक गंभीर वातावरण बना रही थी। मेज पर कागजों का एक ढेर अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि अद्वैत किसी बड़ी उलझन में है। अनन्या ने सावधानी से उन कागजों को देखना शुरू किया। उसकी तेज नजरें तुरंत उन आंकड़ों को पकड़ने लगीं, जो सामान्य इंसान की समझ से बाहर थे। उसे लगा कि यह कुछ ऐसा है जो कंपनी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तभी उसकी नजर एक लाल रंग की फाइल पर पड़ी, जो कूड़ेदान के पास गिरी हुई थी। शायद उसे गलती से फेंक दिया गया था। अनन्या ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उस फाइल में शेल कंपनियों और ऑफशोर अकाउंट्स के माध्यम से किए गए गुप्त निवेशों का विवरण था। यह वही घोटाला था जिसकी उसने ऑफिस में झलक देखी थी, लेकिन यहां उसका स्वरूप कहीं अधिक भयानक और व्यक्तिगत था। इसमें अद्वैत के पिता के पुराने साथियों के नाम भी शामिल थे। जैसे ही वह गहराई से उन दस्तावेजों का अध्ययन कर रही थी, उसे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह तेजी से मुड़ी और देखा कि कमला, सावित्री जी की पुरानी दासी, दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। बहू जी, यह आपको नहीं होना चाहिए, कमला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। इस कमरे में बहुत से राज दफन हैं, और जो उन्हें जान लेता है, उसके लिए इस घर में रहना और भी मुश्किल हो जाता है। कृपया वापस चलिए। अनन्या ने कमला की आंखों में सच्चाई देखी और समझ गई कि यह महल केवल विलासिता का प्रतीक नहीं, बल्कि साजिशों का गढ़ है। कमला दीदी, मैं यहां किसी की जासूसी करने नहीं आई हूं, लेकिन यह कंपनी हजारों लोगों की रोटी है, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। अगर इसे भीतर से खाया जा रहा है, तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे बताइए, क्या अद्वैत जी को इन सब बातों का पता है, या उन्हें भी अंधेरे में रखा जा रहा है ताकि कोई और फायदा उठा सके? कमला ने खिड़की से बाहर देखा और फिर अनन्या के करीब आकर बहुत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। छोटे मालिक बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वे अपनों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। विक्रम साहब और उनके पिता सालों से इस दीमक की तरह कंपनी को चाट रहे हैं। सावित्री माँ जी को सब पता है, इसीलिए उन्होंने आपको इस घर में लाया है। उन्हें पता था कि केवल आप जैसी सच्ची लड़की ही इस साम्राज्य को गिरने से बचा सकती है। लेकिन यह बहुत खतरनाक खेल है। अनन्या को अब सावित्री जी के उस अचानक फैसले का असली कारण समझ में आने लगा था, जो अब तक रहस्य बना हुआ था। वह केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक गुप्त रक्षक के रूप में इस घर में बुलाई गई थी। उसके कंधों पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उसे अद्वैत के सहयोग के बिना ही निभाना था। उसने उन कागजों की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में लीन और फाइल को वापस वहीं रख दिया, जहां वह पहले से पड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह अद्वैत नाश्ते की मेज पर बहुत परेशान दिख रहा था। उसके सामने रखा कॉफी का प्याला ठंडा हो चुका था। उसने अनन्या को मेज पर आते देखा और अपनी नापसंदगी छिपाने की कोशिश भी नहीं की। आज कंपनी की एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग है और मुझे उम्मीद है कि तुम घर पर ही रहोगी, उसने आदेश दिया। कल ऑफिस में तुमने जो तमाशा किया था,
उसे बोर्ड के सदस्य अभी तक भूले नहीं हैं और मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अनन्या ने अपनी प्लेट में सलीके से फल रखे और अद्वैत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई, जो उसे और भी चिढ़ाने वाली थी। शर्मिंदगी काम करने से नहीं, बल्कि काम की चोरी होने देने से आती है। मिस्टर मल्होत्रा, उसने स्पष्ट रूप से कहा, अगर बोर्ड मीटिंग में आज सही सवाल नहीं पूछे गए तो कल शायद आपके पास बैठने के लिए यह मेज भी न रहे। मैं आज ऑफिस जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और मैं अपनी ड्यूटी पर हूं। विक्रम तभी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी जो उसकी बुरी नीयत को साफ साफ जाहिर कर रही थी। अरे भाभी जी, इतनी गर्मी ठीक नहीं है। अद्वैत भाई सही कह रहे हैं, आपको अब आराम करना चाहिए, उसने व्यंग्य किया। आखिरकार आपने इतना बड़ा शिकार जो कर लिया है, अब पूरी उम्र ऐश करने के लिए काफी है। अनन्या ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में वह तेज था जो केवल सच बोलने वालों के पास होता है। विक्रम जी, शिकार करना मेरा शौक नहीं है, लेकिन छिपे हुए शिकारियों को पहचानना मेरी विशेषता है, अनन्या ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। विक्रम का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अद्वैत की ओर मुड़ गया। अद्वैत इस नोकझोंक से अनजान था, या शायद वह इसे केवल घरेलू कलह समझ रहा था। वह गुस्से में मेज छोड़कर उठ गया और अपने लैपटॉप के साथ बाहर की ओर तेजी से निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही माहौल में एक भारी तनाव महसूस किया जा सकता था, क्योंकि बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी। अनन्या अपने केबिन में बैठी उन आंकड़ों को एक व्यवस्थित रिपोर्ट में बदल रही थी जो उसने रात को देखे थे। उसे पता था कि अगर उसने आज यह सच उजागर नहीं किया तो विक्रम और उसके साथी कंपनी के फंड को पूरी तरह साफ कर देंगे। उसने अपने पुराने विश्वसनीय सहकर्मियों से कुछ गोपनीय जानकारी भी निकलवाई ताकि उसकी रिपोर्ट पूरी तरह पुख्ता हो सके। दोपहर के समय मीटिंग रूम का दरवाजा बंद हो गया और मल्होत्रा ग्रुप के सबसे शक्तिशाली लोग भीतर बैठ गए। अनन्या बाहर गलियारे में खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग पूरी तरह स्थिर था। उसने देखा कि विक्रम बार बार अपने फोन पर किसी को संदेश भेज रहा था और अद्वैत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। अद्वैत पूरी तरह से अपने व्यापारिक विस्तार की योजनाओं में व्यस्त था, जबकि उसकी अपनी जड़ें काटी जा रही थीं। अचानक अनन्या ने बिना किसी अनुमति के मीटिंग रूम का दरवाजा खोला और भीतर दाखिल हो गई, जिससे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। यह क्या बदतमीजी है गार्ड्स, इसे बाहर निकालो, विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अद्वैत भी खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहां से तुरंत बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। यह कोई मजाक नहीं है। अनन्या ने अपनी रिपोर्ट मेज के बीचों बीच रख दी और प्रोजेक्टर चालू कर दिया, जिससे स्क्रीन पर काले धन के लेन देन का नक्शा उभर आया। आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन अपनी कंपनी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। इन आंकड़ों को देखिए। जो पैसा नए प्रोजेक्ट्स के लिए दिखाया जा रहा है, वह वास्तव में विक्रम जी की बेनामी कंपनियों में जा रहा है। यहां बैठे हर सदस्य को यह जानने का हक है कि उनके निवेश के साथ क्या धोखा किया जा रहा है। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्क्रीन पर दिख रहे सबूतों को देख रहा था, जो पूरी तरह से अकाटे थे। विक्रम के चेहरे से पसीना बहने लगा और वह हकलाने लगा। यह सब झूठ है। इसने ये आंकड़े खुद बनाए हैं ताकि मुझे बदनाम कर सके। लेकिन अद्वैत की नजरें अब अनन्या की रिपोर्ट पर जम गई थीं। वह एक जीनियस था और वह समझ गया था कि जो खेल उसके सामने चल रहा था वह कितना खतरनाक और गहरा था। अद्वैत ने अपनी फाइल बंद की और ठंडे स्वर में कहा, मीटिंग स्थगित की जाती है। विक्रम, तुम मेरे केबिन में आओ।
और बाकी सब बाहर जाएं। अनन्या ने महसूस किया कि उसने युद्ध की पहली लहर जीत ली है, लेकिन उसे पता था कि यह तो बस शुरुआत है। अद्वैत ने अनन्या की ओर एक नजर डाली, जिसमें पहली बार तिरस्कार के बजाय एक गहरा सम्मान और भ्रम का मिश्रण था। उसने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी को अब वह अनदेखा नहीं कर पा रहा था। शाम को घर लौटते समय अद्वैत की कार में भारी खामोशी थी, जिसे केवल इंजन की आवाज ही तोड़ रही थी। अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी, यह जानते हुए कि उसने आज जो किया है उसके गंभीर परिणाम होंगे। अद्वैत ने अचानक गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोकी और उसकी ओर मुड़ा। तुमने यह सब क्यों किया? तुम चुप रहकर आराम की जिंदगी जी सकती थी, फिर तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसकी आवाज अब उतनी कठोर नहीं थी। क्योंकि मैं अदृश्य साया बनकर रहना नहीं जानती, मिस्टर मल्होत्रा। अनन्या ने उसे याद दिलाया जो उसने पिछली रात कहा था। मैं सच के साथ जीना जानती हूं, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों न हो। आपकी मां ने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया है, और मैं अपने परिवार को लुटते हुए नहीं देख सकती, चाहे आप मुझे अपनी पत्नी माने या ना माने। अद्वैत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह केवल उसे हैरानी से देखता रह गया। रात को महल में दाखिल होते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है, क्योंकि मुख्य द्वार के सुरक्षा गार्ड गायब थे। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि विक्रम अपने कुछ गुंडों के साथ हॉल में खड़ा था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। तुमने खेल खराब कर दिया अनन्या, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा। सावित्री जी को भी सोफे पर बंधा हुआ देखा जा सकता था, जो डरी हुई थी। स्थिति अब एक व्यापारिक संघर्ष से बढ़कर जानमाल के खतरे तक पहुंच गई थी। अद्वैत तुरंत अनन्या के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वह शेर जैसा गुस्सा था जिसने उसे दुनिया का सफल सीईओ बनाया था। विक्रम, अपनी हद में रहो। यह मेरा घर है और ये मेरी मां है, उसने गर्जना की। लेकिन विक्रम अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे पता था कि अगर वह आज नहीं जीता तो वह हमेशा के लिए जेल जाएगा। अनन्या ने शांत दिमाग से स्थिति का जायजा लिया और अपने पीछे रखे एक भारी फूलदान पर हाथ टिकाया। विक्रम की आंखों में पागलपन और हताशा का गहरा मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका करोड़ों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। उसके हाथ में थमी हुई पिस्तौल का निशाना सीधे अनन्या की ओर था, जिसने उसके सारे काले कारनामों को बोर्ड मीटिंग में उजागर कर दिया था। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि पुरानी दीवार घड़ी की हर टिकट किसी बम के फटने जैसी भयावह लग रही थी। सावित्री जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और वे चुपचाप अपने बेटे और बहू की वीरता देख रही थीं। अद्वैत मल्होत्रा ने अपनी पूरी जिंदगी में कई बड़ी व्यापारिक चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस बार मामला उसकी मां और उसकी पत्नी की जान का था। वह अनन्या के सामने एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसकी चौड़ी छाती ने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया था, ताकि कोई भी आंच उस पर ना आए। उसकी आवाज में वह अधिकार था जो केवल एक जन्मजात नेता और योद्धा में होता है। विक्रम, पिस्तौल नीचे रखो और यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हें वह सजा दूं जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। अनन्या डर से कांप नहीं रही थी, बल्कि उसका दिमाग बिजली की गति से कोई समाधान खोज रहा था, ताकि वह इस जानलेवा संकट से सुरक्षित बाहर निकल सके। उसने महसूस किया कि विक्रम का ध्यान पूरी तरह केवल अद्वैत पर केंद्रित है, और उसके पीछे खड़े दो गुंडे थोड़े लापरवाह और थके हुए दिख रहे थे। उसने अपने हाथ के पास रखे एक भारी और नक्काशीदार क्रिस्टल फूलदान को देखा और उसे धीरे से अपनी उंगलियों से सहलाया। उसे पता था कि केवल शारीरिक बल से आज काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे एक सटीक दिमागी खेल खेलना होगा। तुम्हारी ये खोखली धमकियां अब मुझे बिल्कुल भी डरा नहीं सकती, अद्वैत।
क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी कीमती नहीं बचा है। विक्रम ने पागलों की तरह हंसते हुए जवाब दिया। उसने पिस्तौल का सुरक्षा कवच हटा दिया और अनन्या की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण और हिंसक हो गया। हॉल के अंधेरे कोने में छिपी हुई दासी कमला ने चुपके से पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन एक गुंडे ने उसे देख लिया और उसका मोबाइल छीनकर फर्श पर पटक दिया, जिससे मदद की उम्मीद खत्म हो गई। अचानक अनन्या ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और वह भारी फूलदान पूरी ताकत से विक्रम के पैरों के पास फेंका, जिससे वह अपना संतुलन खोकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसी क्षण अद्वैत ने एक भूखे शेर की तरह विक्रम पर छलांग लगा दी और उसका पिस्तौल वाला हाथ इतनी जोर से मरोड़ दिया कि गोली छत की ओर चल गई। धमाके की गूंज ने पूरे महल की शांति को भंग कर दिया। लेकिन अनन्या बिना डरे सावित्री जी की ओर दौड़ी ताकि वह उनके हाथों के बंधन खोलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। बाकी के गुंडों ने अद्वैत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत के उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल और गुस्से के सामने वे तिनके की तरह बिखरने लगे। उसने एक साथ 2 हमलावरों को जमीन पर पटक दिया, जबकि अनन्या ने पास पड़ी एक पीतल की छड़ी उठाई और अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गई। महल के बाहरी गेट पर अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे, जिससे विक्रम के चेहरे पर मौत जैसी सफेदी छा गई। उसे समझ आ गया कि अनन्या ने मीटिंग से पहले ही पुलिस को सतर्क कर दिया था। विक्रम ने मौके का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने उसे भागने नहीं दिया और उसका पीछा किया। अनन्या ने सावित्री जी को गले लगाया और उन्हें सांत्वना दी। मां जी, अब सब ठीक है। पुलिस यहां पहुंच चुकी है और कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सावित्री जी ने अनन्या के माथे को चूमा और उसकी बहादुरी की सराहना की। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया था कि उनकी बहू इस परिवार के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। जब पुलिस ने सभी गुंडों को हिरासत में ले लिया और स्थिति नियंत्रण में आई, तो अद्वैत वापस हॉल में आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके कपड़ों पर धूल लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अनन्या के प्रति एक गहरा और सच्चा सम्मान दिखाई दिया। वह चुपचाप उसके पास गया और कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वह उस लड़की को फिर से पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जिसे उसने केवल एक साधारण कर्मचारी समझकर हमेशा अपमानित किया था। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की और तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया, अद्वैत ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और केवल एक छोटी सी मुस्कान दी। मिस्टर मल्होत्रा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। अद्वैत ने महसूस किया कि अनन्या के शब्द उसके अहंकार पर चोट कर रहे थे, लेकिन यह चोट उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी थी। उस रात के बाद उनके रिश्ते की नींव पूरी तरह बदल गई थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी मल्होत्रा महल में एक नई उम्मीद और शांति लेकर आई। हालांकि पिछले कल के जख्म अभी भी ताजा थे। अद्वैत और अनन्या ने मिलकर तय किया कि वे कंपनी की सफाई करेंगे और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकालेंगे जो विक्रम के साथ मिले हुए थे। अनन्या ने अपने लैपटॉप पर फिर से आंकड़ों का जाल फैलाया, लेकिन इस बार अद्वैत उसके बगल में बैठकर उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उनकी यह साझेदारी केवल पेशेवर नहीं थी, बल्कि एक विश्वास की शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनन्या ने महसूस किया कि अद्वैत का बाहरी कठोर आवरण केवल एक सुरक्षा तंत्र था जो उसने खुद को दुनिया से बचाने के लिए बनाया था। भीतर से वह भी उतना ही अकेला और डरा हुआ था जितना कि कोई और सामान्य इंसान हो सकता है। उसने अद्वैत को सिखाया कि कैसे डेटा के पीछे की कहानियों को पढ़ा जाता है और कैसे व्यापार में नैतिकता को सर्वोपरि रखा जाता है। अद्वैत ने भी पहली बार महसूस किया कि सफलता का स्वाद तब और भी मीठा होता है जब कोई उसे साझा करने वाला हो। हालांकि
उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि विक्रम जेल से ही अपनी चालें चल रहा था और उसने माल्होत्रा ग्रुप के प्रतिद्वंद्वी समूहों से हाथ मिला लिया था। एक विदेशी कंपनी ने अचानक मल्होत्रा ग्रुप के शेयरों को भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया था, जो एक हॉस्टाइल टेकओवर का स्पष्ट संकेत था। अनन्या ने अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करते हुए यह पता लगाया कि यह हमला केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध छिपा हुआ है जो दशकों पुराना है। अद्वैत और अनन्या को अब एक बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत थी ताकि वे अपनी विरासत को बचा सकें। उन्होंने तय किया कि वे शहर के सबसे बड़े निवेशकों के साथ एक गुप्त बैठक करेंगे और उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं से अवगत कराएंगे। इस योजना में अनन्या मुख्य वक्ता थी, क्योंकि उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता किसी को भी प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। वे जानते थे कि अगर वे इस बार असफल हुए तो उन्हें सड़क पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन उनके बीच का भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस रात अद्वैत ने अनन्या को महल के बगीचे में टहलने के लिए बुलाया, जहां चारों ओर मोगरे के फूलों की महक फैली हुई थी। अनन्या, अगर यह सब खत्म हो जाए तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी? उसने बहुत ही संकोच के साथ पूछा। अनन्या ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया, अद्वैत जी, मैंने आपके साथ तब चलना शुरू किया था जब आपके पास केवल नफरत थी। अब तो हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यह सुनकर अद्वैत के दिल का बोझ हल्का हो गया और उसने पहली बार मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। लेकिन उनकी इस शांति के बीच एक नया दुश्मन दस्तक दे रहा था, जिसका नाम था मिस्टर खन्ना। खन्ना एक चतुर और निर्दयी कॉरपोरेट शिकारी था, जिसने कभी हारना नहीं सीखा था और उसने विक्रम की मदद करने का वादा किया था। अनन्या को यह खबर मिली कि खन्ना ने उनके मुख्य डेटा सर्वर को हैक करने के लिए दुनिया के बेहतरीन हैकर्स को काम पर रखा है। अगर कंपनी का गोपनीय डेटा चोरी हो जाता तो उनकी साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती और वे कहीं के नहीं रहते। अनन्या ने तुरंत अपनी आईटी टीम को अलर्ट किया और खुद कोडिंग के काम में जुट गई, क्योंकि वह सांख्यिकी के साथ साथ कंप्यूटर सुरक्षा में भी माहिर थी। उसने पूरी रात बिना सोए कंप्यूटर के सामने बिताई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अद्वैत उसके लिए बार बार कॉफी लाता रहा और उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी एक दिन उसकी कंपनी की आखिरी ढाल बनकर खड़ी होगी। यह लड़ाई अब कीबोर्ड और माउस के जरिए लड़ी जा रही थी। भोर होने तक अनन्या ने उन हैकर्स के हमले को न केवल नाकाम कर दिया, बल्कि उनके सर्वर का पता भी लगा लिया जहां से यह हमला शुरू हुआ था। उसने वह सारी जानकारी पुलिस और साइबर सेल को सौंप दी, जिससे खन्ना के गुप्त ठिकानों पर छापेमारी करना आसान हो गया। अद्वैत को जब यह पता चला तो उसने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया। यह जीत केवल कंपनी की नहीं थी, बल्कि उनके अटूट संकल्प की थी। सावित्री जी ने दूर से खड़े होकर इस दृश्य को देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। विक्रम की सारी योजनाएं एक एक करके विफल हो रही थीं और खन्ना ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया था, क्योंकि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। मल्होत्रा ग्रुप के शेयर फिर से ऊपर चढ़ने लगे और निवेशकों का भरोसा लौट आया। कंपनी के कर्मचारियों ने अनन्या का स्वागत एक हीरो की तरह किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपनी मेहनत और बुद्धि से एक पूरे साम्राज्य को विनाश से बचाया था। अनन्या अब केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि कंपनी की रीढ़ बन चुकी थी। अद्वैत ने अब आधिकारिक तौर पर अनन्या को कंपनी का मुख्य रणनीतिकार नियुक्त किया और बोर्ड के सामने उसे वह सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी। उनकी शादी, जो एक मजबूरी और एहसान के साथ शुरू हुई थी, अब एक मिसाल बन गई थी। अनन्या ने साबित कर दिया था कि ताकत केवल ऊंचे पदों और धन में नहीं होती, बल्कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता में होती है। हालांकि वे जानते थे कि जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती
और उन्हें हर नए तूफान के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मल्होत्रा महल में उस शाम एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल थे। अद्वैत ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उसकी नजरें केवल अनन्या पर टिकी थीं। उसने स्वीकार किया कि कैसे एक दुर्घटना ने उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत से मिलवाया था। अनन्या ने गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा किया, क्योंकि उसने अपनी जगह खुद बनाई थी। उस रात के आकाश में चमकते सितारे गवाह थे कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू हो चुका था। मल्होत्रा महल की सुबह अब पहले की तरह बोझिल नहीं लगती थी, बल्कि वहां एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अद्वैत और अनन्या के बीच पनपते विश्वास ने घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। सावित्री जी को अब अपने फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की आंखों में वह चमक देखी थी जो सालों पहले खो गई थी। बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूल और पक्षियों का चहचहाना जैसे इस नए रिश्ते की मधुरता का स्वागत कर रहे थे। लेकिन यह शांति केवल आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की पूर्व सूचना थी। अद्वैत अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके फोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई। मीडिया में एक सनसनीखेज खबर फैल चुकी थी कि मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ ने करोड़ों रुपए की कर चोरी की है। कुछ गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए थे, जिनमें अद्वैत के हस्ताक्षरों के साथ फर्जी कंपनियों के बैंक खाते जुड़े हुए थे। यह हमला इतना सटीक और नियोजित था कि अद्वैत को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसकी प्रतिष्ठा, जिसे उसने बरसों की मेहनत से बनाया था, अब एक ही पल में दांव पर लग गई थी। अनन्या ने जैसे ही खबर सुनी, वह तुरंत अद्वैत के पास पहुंची और उसने देखा कि वह हतप्रभ खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, अद्वैत जी, घबराइए मत। यह केवल एक डिजिटल साजिश है जिसे बहुत सफाई से अंजाम दिया गया है। हमें बस उन सबूतों की जड़ तक पहुंचना है जो आपके खिलाफ गढ़े गए हैं, और मैं वादा करती हूं कि मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी। कंपनी के गेट पर पत्रकारों की भीड़ जमा थी, जो अद्वैत से तीखे सवाल पूछने के लिए उतावले हो रहे थे। पुलिस की एक टीम भी शुरुआती पूछताछ के लिए वहां पहुंच चुकी थी, जिससे कर्मचारियों के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया था। बोर्ड के सदस्यों ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई और अद्वैत के इस्तीफे की मांग करने लगे। उन्हें लगा कि अगर अद्वैत पद पर बना रहा तो कंपनी के शेयरों की कीमत और भी गिर जाएगी। स्थिति अब अद्वैत के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर होती जा रही थी। अनन्या ने बिना समय गंवाए आईटी विभाग के मुख्य सर्वर रूम में जाने का फैसला किया। उसने देखा कि वहां के कर्मचारी डरे हुए थे और कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी सांख्यिकीय और तकनीकी क्षमता का उपयोग करते हुए उन फाइलों को रिकवर किया जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। उसे एक गुप्त बैकडोर मिला, जिसके जरिए बाहरी नेटवर्क से सिस्टम में प्रवेश किया गया था। यह साफ था कि कंपनी के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो खन्ना और विक्रम के लिए जासूसी कर रहा था। जैसे जैसे अनन्या डेटा की गहराइयों में गई, उसे मिस्टर खुराना के डिजिटल हस्ताक्षरों के निशान मिले, जो बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य थे। खुराना हमेशा से अद्वैत की कार्यशैली का विरोध करते रहे थे और अब उन्हें उसे हटाने का सही मौका मिल गया था। अनन्या ने पाया कि फर्जी हस्ताक्षरों को एक अत्याधुनिक एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया था ताकि वे असली लगें। उसने उन सभी आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जहां से इन दस्तावेजों को अपलोड किया गया था, जो सीधे खन्ना के कार्यालय की ओर इशारा कर रहे थे। बोर्ड मीटिंग का हॉल पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ था, जहां हर सदस्य अद्वैत को अपराधी की नजर से देख रहा था। अद्वैत ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मिस्टर मल्होत्रा, ये दस्तावेज आपकी संलिप्तता का ठोस प्रमाण है और हमें कंपनी के हितों की रक्षा के लिए आपका इस्तीफा चाहिए।
खुराना ने कठोरता से कहा। अद्वैत के पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन तभी हॉल का दरवाजा खुला और अनन्या ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अनन्या के हाथ में एक टैबलेट था और उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की चमक थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। उसने सीधे प्रोजेक्टर को अपने टैबलेट से कनेक्ट किया और स्क्रीन पर उन फर्जी हस्ताक्षरों का विश्लेषण दिखाना शुरू किया। देवियों और सज्जनों, जिसे आप प्रमाण मान रहे हैं वह केवल एक डिजिटल धोखाधड़ी है। उसने अपनी स्पष्ट आवाज में घोषणा की। मैंने इन दस्तावेजों के मेटाडेटा की जांच की है और यह साबित कर सकती हूं कि ये आज सुबह ही खन्ना के ऑफिस से यहां भेजे गए थे। बोर्ड के सदस्य हैरानी से स्क्रीन की ओर देखने लगे जहां हर झूठ को तकनीकी बारीकियों के साथ उजागर किया जा रहा था। अनन्या ने दिखाया कि कैसे अद्वैत के असली हस्ताक्षरों को स्कैन किया गया और फिर उन्हें फर्जी फाइलों पर ओवरलैप किया गया। उसने उस आईटी अधिकारी का नाम भी उजागर किया जिसे खुराना ने रिश्वत देकर इस काम में लगाया था। उस अधिकारी को तुरंत बैठक में बुलाया गया और जब उसने अनन्या के अकाट्य सबूत देखे तो वह बुरी तरह टूट गया और उसने अपना जुर्म सबके सामने स्वीकार कर लिया। खुराना का चेहरा पीला पड़ गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत के निजी सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक लिया। पुलिस को तुरंत सूचित किया गया और खुराना को धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बोर्ड के सदस्यों ने अद्वैत से माफी मांगी और अपनी जल्दबाजी के लिए खेद प्रकट किया। अद्वैत ने राहत की एक लंबी सांस ली और अनन्या की ओर देखा, जिसकी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर उसे विनाश से बचा लिया था। वह अब केवल उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी रक्षक बन गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अद्वैत और अनन्या अपने केबिन में अकेले थे, जहां बाहर की दुनिया का शोर अब शांत हो गया था। अद्वैत ने अनन्या का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत भावुक होकर उसे देखा। अनन्या, अगर तुम आज नहीं होती तो मैं अपनी इज्जत और करियर सब कुछ खो चुका होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अद्वैत जी, मैंने केवल सच का साथ दिया है और आपके साथ खड़े रहना मेरा सौभाग्य है। आभार की कोई जरूरत नहीं है। महल में लौटते समय रास्ते में अद्वैत बहुत सोच में डूबा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपे होते हैं। उसने अनन्या से वादा किया कि वह अब अपनी हर व्यावसायिक योजना में उसे शामिल करेगा और उसकी सलाह को प्राथमिकता देगा। सावित्री जी ने घर पहुंचने पर दोनों का भव्य स्वागत किया और अनन्या की आरती उतारी। उन्हें पता था कि अनन्या की उपस्थिति ही इस घर की खुशहाली की असली कुंजी है। उस रात मल्होत्रा महल में एक नई तरह की शांति और आत्मीयता का माहौल बना हुआ था। विक्रम को जेल में जब खुराना की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया और उसने अपने सेल की दीवार पर हाथ दे मारा। उसकी आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी और अब उसे लंबी सजा होने का डर सता रहा था। उसने खन्ना को संदेश भेजा कि वह कुछ भी करे लेकिन अनन्या को रास्ते से हटा दे। विक्रम के लिए अब ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत प्रतिशोध बन गया था। वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे और भी खून बहाना पड़े। अगले कुछ दिनों में अनन्या ने कंपनी के पूरे ऑडिट सिस्टम को बदल दिया और हर लेन देन की बारीकी से जांच करने का नियम बनाया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रति अपना नजरिया बदल लिया था और अब वे उसे रणनीति की देवी के रूप में देखने लगे थे। उसने उन सभी ईमानदार लोगों को पदोन्नत किया जिन्हें विक्रम के समय में दबाया गया था। कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ने लगा और विदेशी निवेशकों ने भी फिर से अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। अद्वैत को अब अपनी कंपनी के भविष्य पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा होने लगा था। एक रात जब अनन्या अपने काम में व्यस्त थी, उसे एक अज्ञात नंबर से एक धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि अगर वह अद्वैत का साथ नहीं छोड़ती तो उसके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
अनन्या ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया और तुरंत अद्वैत को इसके बारे में सूचित किया। अद्वैत ने उसकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कमांडो तैनात कर दिए और साइबर सेल को उस फोन कॉल को ट्रैक करने का निर्देश दिया। वह अब अनन्या की सुरक्षा के मामले में रत्ती भर भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। धमकियों के बावजूद अनन्या ने अपना काम जारी रखा और उसने एक नई विस्तार योजना तैयार की जो कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती थी। उसने अद्वैत को सुझाव दिया कि उन्हें अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों में निवेश करना चाहिए। अद्वैत उसकी दूरगामी सोच से बहुत प्रभावित हुआ और उसने तुरंत इस प्रोजेक्ट के लिए फंड आवंटित कर दिया। उनकी इस नई पहल को सरकार और पर्यावरण समूहों से बहुत सराहना मिली। मल्होत्रा ग्रुप अब केवल एक बिजनेस हाउस नहीं रहा था, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन का एक वाहक बन गया था। जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ती गई, अद्वैत और अनन्या के बीच का प्रेम भी और गहरा होता गया, जो अब शब्दों का मोहताज नहीं था। वे अक्सर शाम को छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखते और अपनी उन शुरुआती तकरार भरी मुलाकातों को याद करके हंसते थे। अद्वैत ने अनन्या के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित करने का फैसला किया ताकि दुनिया जान सके कि इस सफलता के पीछे असली दिमाग किसका है। सावित्री जी ने अपनी बहू के लिए विशेष गहने तैयार करवाए थे जो इस परिवार की विरासत का हिस्सा थे और बहुत कीमती थे। समारोह का दिन बहुत भव्य था, जहां शहर की सभी मशहूर हस्तियां और व्यवसायी मौजूद थे और चारों ओर रोशनी की सजावट की गई थी। अनन्या ने एक नीले रंग की साड़ी पहनी थी और वह सादगी के साथ बहुत ही गौरवशाली लग रही थी। अद्वैत ने जब मंच पर उसे बुलाया और उसे मल्होत्रा ग्रुप की असली शक्ति बताया, तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मेहनत और सच्चाई को आखिरकार वह पहचान मिल गई है जिसकी वह हकदार थी। समारोह के दौरान ही अनन्या को एहसास हुआ कि कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है, जो सामान्य मेहमानों जैसा नहीं लग रहा था। उसने देखा कि एक वेटर के वेश में एक अजनबी व्यक्ति बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। अनन्या ने अपनी सुरक्षा टीम को इशारा किया, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही फुर्तीला था और उसने तुरंत अपनी जेब से एक स्प्रे निकाला। वह स्प्रे सीधे अनन्या की ओर किया गया, जिससे उसे चक्कर आने लगे और वह अद्वैत के कंधे पर गिर गई। चारों ओर अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। अद्वैत ने तुरंत अनन्या को संभाला और सुरक्षा कर्मियों को उस हमलावर को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि यह केवल एक मामूली बेहोशी पैदा करने वाला रसायन था और घबराने की कोई बात नहीं है। अद्वैत गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह विक्रम का ही काम है जो अब सीधे हमले पर उतर आया है। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इस खेल को अब हमेशा के लिए खत्म कर देगा और अपने शत्रुओं को उनके बिलों से बाहर निकालेगा। अनन्या को होश आने पर उसने अद्वैत को शांत किया और उससे कहा कि वे इस डर के सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि इसका मुकाबला करेंगे। उसने उस रसायन की महक को पहचान लिया था जो किसी विशेष औद्योगिक कारखाने में ही इस्तेमाल होता था। उसने अपनी टीम को उस नांस्का करेंगे कारखाने का पता लगाने के लिए कहा, जहां खन्ना के गुप्त सौदे होते थे। अद्वैत और अनन्या ने अब तय किया कि वे रक्षात्मक रहने के बजाय आक्रामक होंगे और अपने दुश्मनों की जड़ों पर प्रहार करेंगे। यह उनके जीवन की सबसे कठिन और निर्णायक लड़ाई होने वाली थी। अस्पताल के उस वीआईपी कमरे में खिड़की से आती सुबह की रोशनी अनन्या के चेहरे पर थिरक रही थी। अद्वैत पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में गहरी चिंता और आत्मग्लानि के निशान साफ झलक रहे थे। उसने महसूस किया कि अनन्या केवल एक साधारण कर्मचारी या उसकी मां द्वारा थोपी गई पत्नी नहीं थी, बल्कि वह उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी थी। वह उस कोमल हाथ को अपने हाथों में लेकर सहलाता रहा, यह सोचकर कि उसने अब तक इस अनमोल रत्न की कितनी उपेक्षा की थी।
तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। अनन्या, अद्वैत ने भारी और भावुक आवाज में कहा। जब अनन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, मैंने अब तक तुम्हें केवल एक जिम्मेदारी समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व कितना अधूरा है। मैं उस अपराधी को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अनन्या ने मंद मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी जिसकी उसने हमेशा से कामना की थी। अनन्या ने उठने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने उसे धीरे से वापस लेटने का इशारा किया। उसका स्पर्श अब पहले जैसा ठंडा और कठोर नहीं था। हमें अब और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि खन्ना और विक्रम अब सीधे हमले पर उतर आए हैं। अनन्या ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। वह रासायनिक स्प्रे किसी साधारण लैब में नहीं बना था। उसकी गंध औद्योगिक ग्रेड की थी। मैंने उस हमलावर के हाथ पर एक विशेष टैटू देखा था, जो खन्ना के पुराने सुरक्षा गार्डों की पहचान है। हमें वहीं से सुराग मिलेगा। अद्वैत की आंखों में प्रतिशोध की अग्नि धधक उठी। उसने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को बुलाया और उस विशेष टैटू और रासायनिक कारखाने की जानकारी जुटाने का आदेश दिया। वह अब उस तिनके को भी नहीं छोड़ना चाहता था जिसने उसकी पत्नी की मुस्कान छीनने की कोशिश की थी। अनन्या की बुद्धिमत्ता और उसकी अवलोकन शक्ति ने उसे एक बार फिर से दिशा दिखाई थी। उन दोनों के बीच की नफरत की बर्फ अब पूरी तरह से पिघल चुकी थी और उसकी जगह एक अटूट प्रेम और विश्वास ने ले ली थी। जैसे ही अनन्या को अस्पताल से छुट्टी मिली, अद्वैत उसे सीधे मल्होत्रा महल ले आया, जहां सुरक्षा को अभेद्य किले में बदल दिया गया था। सावित्री मां जी ने अपनी बहू की नजर उतारी और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। महल के भीतर अब एक अलग ही तरह की शांति थी, लेकिन अद्वैत और अनन्या जानते थे कि यह केवल एक युद्ध की तैयारी का समय था। उन्होंने मिलकर अपनी अगली रणनीति तैयार की, जिसमें खन्ना के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने की योजना थी। महल के सुरक्षित पुस्तकालय में अनन्या ने फिर से अपना लैपटॉप खोला और खन्ना के उन गुप्त निवेशों को ट्रैक करना शुरू किया जो विदेशी बैंकों में छिपे थे। अद्वैत उसके बगल में बैठकर उन दस्तावेजों को देख रहा था। वह अनन्या की एकाग्रता और आंकड़ों के साथ खेलने की उसकी कला को देखकर दंग रह गया। तुम वाकई में एक जीनियस हो, अनन्या। काश मैंने तुम्हें पहले पहचान लिया होता, उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। अनन्या ने उसे केवल एक तिरछी नजर से देखा और फिर से अपने काम में जुट गई। अचानक अनन्या ने एक ऐसा डेटा पॉइंट पकड़ा जो सीधे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गोदाम की ओर इशारा कर रहा था। यह वही स्थान था जहां से पिछले कुछ महीनों में भारी मात्रा में रसायनों का आदान प्रदान किया गया था। अद्वैत को यकीन हो गया कि यही वह जगह है जहां हमलावर छिप सकते हैं और जहां से अगला हमला नियोजित किया जा रहा है। उसने अपनी टीम को तैयार रहने का निर्देश दिया, लेकिन वह अनन्या को घर पर ही सुरक्षित रखने का मन बना चुका था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अद्वैत, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। जब उसने देखा कि वह अकेले जाने की तैयारी कर रहा है, यह मेरी भी लड़ाई है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। साथ ही वहां की सुरक्षा प्रणालियों को हैक करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। अद्वैत ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने अनन्या की आंखों में वह साहस देखा तो वह इनकार नहीं कर पाया। उसने उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट दी और उसे अपने करीब रहने का वादा कराया, जो अब उसकी सुरक्षा की गारंटी थी। रात के अंधेरे में अद्वैत और उसकी विशेष टीम ने उस पुराने गोदाम को चारों ओर से घेर लिया, जहां से हल्की रोशनी और मशीनों की आवाज आ रही थी। अनन्या ने वैन के भीतर से ही गोदाम के डिजिटल सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया, जिससे वहां के कैमरे और सायरन निष्क्रिय हो गए। अद्वैत ने अपने कमांडो के साथ भीतर प्रवेश किया और वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। वहां न केवल रसायनों का भंडारण था, बल्कि अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी छिपा हुआ था। जैसे ही वे आगे बढ़े,
खन्ना के भाड़े के गुंडों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे वहां एक भयानक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अद्वैत ने अपनी पिस्तौल से सटीक निशाना लगाते हुए 2 हमलावरों को ढेर कर दिया, जबकि उसकी टीम ने बाकी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अनन्या ने बहादुरी के साथ अद्वैत के पीछे अपनी जगह बनाई रखी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ कीबोर्ड पर स्थिर थे। वह लगातार अद्वैत को अपराधियों की लोकेशन के बारे में अपडेट दे रही थी। मुठभेड़ के दौरान एक हमलावर ने अद्वैत पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने समय रहते एक भारी लोहे की पाइप उसके सिर पर दे मारी। अद्वैत ने तुरंत मुड़कर स्थिति संभाली और उस व्यक्ति को काबू में किया। उसने अनन्या की ओर एक कृतज्ञता भरी नजर डाली। वह देख रहा था कि उसकी पत्नी केवल आंकड़ों की खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि उसमें एक योद्धा का दिल भी था। उस क्षण अद्वैत को एहसास हुआ कि उसने वाकई में एक ऐसी महिला को पाया है जो हर मुश्किल में उसका साथ दे सकती है। गोदाम के भीतरी कमरे में उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो विक्रम और खन्ना के बीच के गुप्त समझौतों को साबित करने के लिए काफी थे। इनमें मल्होत्रा ग्रुप की संपत्तियों को हड़पने और अद्वैत की हत्या करने की पूरी योजना विस्तार से लिखी हुई थी। अनन्या ने उन सभी दस्तावेजों की तस्वीरें लीं और उन्हें सीधे पुलिस कमिश्नर को भेज दिया, ताकि गिरफ्तारी के पुख्ता आधार बन सकें। यह खोज उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, जो पूरे मामले का रुख मोड़ सकती थी। तभी खन्ना खुद वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जो किसी शैतान की तरह लग रही थी। तुम दोनों को यहां मरना होगा। मैंने इस पूरे गोदाम में बारूद लगा रखा है और एक बटन दबाते ही सब राख हो जाएगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। अद्वैत ने अनन्या को अपने पीछे धकेला और खन्ना से बातचीत करके उसे उलझाने की कोशिश की। अनन्या ने चुपके से गोदाम के बिजली के मुख्य स्विच बोर्ड की ओर अपना रुख किया। अनन्या ने अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए उस रिमोट कंट्रोल के सिग्नल को जाम कर दिया, जिससे खन्ना का खतरनाक हथियार बेकार हो गया। अद्वैत ने तुरंत मौका पाकर खन्ना पर हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसके हाथ से रिमोट छीनकर उसे निष्क्रिय कर दिया। खन्ना की आंखों में अब हार और डर का खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि उसकी सारी योजनाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थीं। पुलिस की गाड़ियों के सायरन अब बिल्कुल करीब सुनाई देने लगे थे। पुलिस ने खन्ना और उसके बचे हुए साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उस अवैध गोदाम को सील कर दिया, जिससे अद्वैत का एक बड़ा शत्रु धराशायी हो गया। अद्वैत और अनन्या बाहर आए, जहां ठंडी हवा उनके पसीने से तरबतर चेहरों को सहला रही थी। अद्वैत ने अनन्या को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता हो। तुमने आज हमें और हमारी विरासत को बचा लिया, अनन्या, उसने उसके माथे को चूमते हुए बहुत ही भावुक होकर कहा। वापसी के सफर में अद्वैत ने गाड़ी रोककर अनन्या की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल प्यार और समर्पण था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहा था। जब यह सब शुरू हुआ था, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन आज मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता, उसने स्वीकार किया। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अद्वैत, प्यार अक्सर कठिन रास्तों पर ही मिलता है और मुझे खुशी है कि हमने इस रास्ते को साथ मिलकर पार किया। महल पहुंचने पर सावित्री जी ने दोनों को सुरक्षित देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्हें पता था कि उनके बच्चों ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। उन्होंने अनन्या को अपने परिवार की सबसे पुरानी और कीमती हीरे की अंगूठी पहनाई, जो केवल घर की बड़ी बहू को दी जाती थी। अनन्या अब पूरी तरह से मल्होत्रा परिवार की आत्मा बन चुकी थी, जिसकी बुद्धि और साहस की कहानियां अब पूरे शहर में गूंजने लगी थीं। उस रात उन्होंने शांति से सोने का फैसला किया। अगले दिन अद्वैत ने घोषणा की कि वह अपनी आधी संपत्ति और कंपनी के शेयर अनन्या के नाम कर रहा है, जो बोर्ड के सदस्यों के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। हालांकि अनन्या ने इस संपत्ति को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल उसके प्यार और सम्मान की हकदार बनना चाहती है।
इस सादगी ने अद्वैत के दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया। वे जानते थे कि विक्रम अभी भी जेल में है, लेकिन अब वह उन्हें डरा नहीं सकता था। अब बस आखिरी कदम बाकी था, विक्रम के कानूनी मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाना और मल्होत्रा ग्रुप को एक नई वैश्विक ऊंचाई पर ले जाना, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। अनन्या ने कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग की कमान संभाली ताकि वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकें। जैसा उसने खुद के संघर्ष के दिनों में महसूस किया था, अद्वैत अब एक बदला हुआ इंसान था, जो अब केवल मुनाफे के पीछे नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के पीछे भी भागता था। उनका जीवन अब एक आदर्श की तरह था, जहां शक्ति और करुणा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता था, और अनन्या इस संगम की मुख्य धारा थी। आने वाला समय उनके लिए और भी गौरवशाली होने वाला था, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर न केवल एक साम्राज्य बचाया था, बल्कि एक सच्चा परिवार भी बनाया था। अब वे अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जहां कोई भी दुश्मन उनकी एकता को कभी नहीं तोड़ पाएगा। मुंबई की उस भव्य अदालत में न्याय की अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। विक्रम और खन्ना कटघरे में खड़े थे। उनकी आंखों में अब हार की हताशा साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या अद्वैत के साथ पहली पंक्ति में बैठी थी। उसका चेहरा अत्यंत शांत और आत्मविश्वास से भरा था। उसने अपने हाथों में वह काला ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था, जिसमें उन सभी डिजिटल सबूतों की अंतिम कड़ियां मौजूद थीं, जो आज अपराधियों की नियति का अंतिम फैसला करने वाली थीं। पूरा माहौल एक भारी और गंभीर तनाव से व्याप्त था। विक्रम के बाल बिखरे हुए थे और जेल की उन काली कोठरियों में बिना सोए बिताई गई रातों के कारण उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। वह अनन्या की ओर नफरत और गहरे डर के मिश्रण के साथ देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि जिस महिला को उसने कभी मामूली कर्मचारी समझकर अपमानित किया था, वही उसके पतन की मुख्य सूत्रधार थी। दूसरी ओर खन्ना अभी भी अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रहा था और अपने महंगे वकीलों के साथ लगातार कुछ गुप्त मंत्रणा कर रहा था। अभियोजक ने खड़े होकर उन सभी निष्कर्षों को अदालत के सामने पेश किया, जिन्हें अनन्या ने महीनों की गुप्त जांच के बाद बड़ी मेहनत से संकलित किया था। उसने अदालत को वे विदेशी खाते, जाली हस्ताक्षर और उस अवैध रासायनिक गोदाम के डिजिटल लॉग दिखाए जो सीधे अपराधियों से जुड़े थे। हर सबूत को वैज्ञानिक तरीके से विक्रम और खन्ना के व्यक्तिगत उपकरणों से जोड़ा गया था। न्यायाधीश ने उन सभी दलीलों को बहुत ध्यान से सुना, जबकि गैलरी में बैठे पत्रकार इन दिग्गजों के पतन की खबर लिखने को बेताब थे। जब अनन्या को गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया गया, तो पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। उसने डेटा हेरफेर की तकनीकी बारीकियों को इतने सरल तरीके से समझाया कि न्यायाधीश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उसने किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं जताई, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों के लिए न्याय मांगा जिनकी आजीविका इन भ्रष्ट लोगों के लालच के कारण दांव पर लगी हुई थी। उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली लग रहा था। बचाव पक्ष के वकीलों ने अनन्या को एक अवसरवादी के रूप में चित्रित करने की अंतिम कोशिश की, जिसने केवल सत्ता के लिए शादी की थी। उन्होंने उसके इरादों और कंपनी में उसकी तेजी से बढ़ती स्थिति पर सवाल उठाए, ताकि उसके चरित्र को धूमिल किया जा सके। अद्वैत का हाथ बेंच पर गुस्से से कस गया, लेकिन उसने देखा कि अनन्या पूरी तरह अडिग थी। उसने वकील की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि उसकी शादी एक निजी मामला है, लेकिन उनके अपराध के सबूत एक सार्वजनिक सत्य हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। कई घंटों की लंबी बहस और गहन विचार विमर्श के बाद न्यायाधीश एक बहुत ही कठोर चेहरे के साथ वापस लौटे। उन्होंने विक्रम और खन्ना को धोखाधड़ी, साजिश और हत्या के प्रयास के सभी आरोपों में पूरी तरह दोषी करार दिया। सजा बहुत ही सख्त थी। उन्हें आजीवन कारावास
और भारी आर्थिक जुर्माने का आदेश दिया गया, जो उनकी अवैध संपत्ति को पूरी तरह खत्म कर देगा। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाई, विक्रम पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उस पर कोई सहानुभूति नहीं हुई। अदालत के बाहर मीडिया ने अद्वैत और अनन्या को घेर लिया, लेकिन उन्होंने बहुत ही गरिमा के साथ खामोश रहना पसंद किया। वे हाथ में हाथ डाले अपनी कार की ओर बढ़े, जहां अब कोई डर या असुरक्षा नहीं थी। अद्वैत को एक ऐसी पूर्णता का एहसास हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। अतीत की काली परछाइयां आखिरकार छंट गई थीं और मल्होत्रा ग्रुप उस आंतरिक भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया था जो उसे खोखला कर रहा था। न्याय की जीत केवल सत्ता से नहीं, बल्कि सत्य से हुई थी। मल्होत्रा महल पहुंचने पर सावित्री मां जी प्रवेश द्वार पर विजय का दीपक लेकर खड़ी थीं। उन्होंने अनन्या को जोर से गले लगा लिया। उनका दिल कृतज्ञता से भर आया था। बेटी, तुमने केवल एक कंपनी को नहीं बचाया है, बल्कि हमारे परिवार के सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा। वह विशाल घर, जो कभी संदेह और खामोशी से भरा रहता था, अब वाकई में एक खुशहाल घर जैसा महसूस हो रहा था। सभी कर्मचारियों ने अपनी नई मालकिन का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले कुछ हफ्तों में अनन्या और अद्वैत ने मिलकर कंपनी के ढांचे को पूरी तरह से बदलने का काम शुरू किया। उन्होंने योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर एक नए निदेशक मंडल का गठन किया। अनन्या ने निचले स्तर के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक विशेष कोष की शुरुआत की, ताकि किसी की मेहनत को कभी अनदेखा न किया जाए। वह हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिसने साबित किया कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से किसी भी सामाजिक बाधा और अहंकार को तोड़ा जा सकता है। अद्वैत के भीतर भी इस दौरान एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक परिवर्तन आया। उसने अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की बात सुनना भी सीख लिया था। अब वह अपने कर्मचारियों को केवल बैलेंस शीट के नंबरों के रूप में नहीं, बल्कि सपनों और संघर्षों वाले इंसानों के रूप में देखने लगा था। वह अपनी मां और अनन्या के साथ अधिक समय बिताने लगा, जिससे उसे जीवन की असली खुशियों का पता चला। वह क्रूर सीईओ अब एक ऐसे नेता में बदल गया था जो जिम्मेदारी और करुणा का मूल्य समझता था। एक शाम, जब मुंबई के क्षितिज पर सूरज डूब रहा था, अद्वैत अनन्या को महल की छत पर बने सुंदर बगीचे में ले गया। उसने पूरे बगीचे को हजारों छोटी रोशनी और अनन्या के पसंदीदा चमेली के फूलों से सजाया था। अनन्या, हमारी पहली शादी एक मजबूरी और एहसान का सौदा थी। उसने बहुत ही कोमल और ईमानदार आवाज में अपनी बात शुरू की। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने केवल एक पति के रूप में खड़ा हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शहर की रोशनी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने उस आदमी को देखा जिसे उसने सम्मान देना और फिर प्यार करना सीखा था। मैं हर जन्म में तुम्हें ही चुनूंगी, अद्वैत, उसने भावुक होकर जवाब दिया। अद्वैत ने उसकी उंगली में एक बहुत ही सुंदर और सादी हीरे की अंगूठी पहना दी, जो उनके नए और सच्चे जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी। इस बार वहां कोई रहस्य या साजिश नहीं थी, बल्कि केवल एक साथ बिताए जाने वाले भविष्य का वादा था। 1 साल बीत गया और मल्होत्रा ग्रुप ने सफलता की नई और वैश्विक ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें देश की सबसे नैतिक कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया। अनन्या अब कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थी, जो अपने विजन से लाभ और सामाजिक प्रभाव को साथ लेकर चल रही थी। उन्होंने उन साहसी महिलाओं की मदद के लिए एक फाउंडेशन भी शुरू किया, जो कार्यस्थल पर अन्याय का सामना करती थी। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई थी, जिसने लोगों को सच्चाई की शक्ति और प्यार के जादू में विश्वास दिलाया। जैसे ही वे अपने ऑफिस की बालकनी पर एक साथ खड़े हुए, उन्होंने महसूस किया कि उनका सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। हर उस चुनौती ने, जिसका उन्होंने मिलकर सामना किया था, उन्हें पहले से कहीं अधिक मजबूत और करीब ला दिया था।
अनन्या ने अपना सिर अद्वैत के कंधे पर टिका दिया। उसकी मौजूदगी की गर्माहट उसे एक सुकून दे रही थी। वह अब केवल वह मामूली कर्मचारी नहीं थी जिसने बारिश में जान बचाई थी, बल्कि वह एक साम्राज्य की असली रक्षक और मालकिन थी। सावित्री माँ जी अपने कमरे में बैठी उस पारिवारिक तस्वीर को देख रही थीं, जिसमें अब अनन्या की मुस्कान सबसे चमकदार थी। वे जानती थीं कि मल्होत्रा परिवार की विरासत अब सबसे सुरक्षित हाथों में है। भ्रष्टाचार का वह पुराना चक्र हमेशा के लिए टूट चुका था और समृद्धि के साथ साथ दयालुता का एक नया युग शुरू हो गया था। न्याय वास्तव में मिल चुका था और दुनिया अब एक बेहतर जगह थी, क्योंकि एक साधारण महिला ने आग में कूदकर सत्य की रक्षा करने का साहस दिखाया था।